डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से अभी जम्मू एयरवेज के ऊपर उड़ने वाले एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन को मार गिराया गया है। भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुई मीटिंग के बाद चाइना की तरफ से बॉर्डर में फर्दर डिसएंगेजमेंट को करने के लिए सहमति जताई गई है। प्रोजेक्ट 75I के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इशू किए गए RFI के मुताबिक जर्मनी और साउथ कोरिया को छोड़ के इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी फॉरेन कंपनी इस टेंडर से बाहर हो सकते हैं। रशिया की तरफ से अभी AL-51 सीरीज के इंजन को सप्लाई करने के साथ साथ HAL की SDT-36 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की सीरीज प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अंत में क्या सच में भारत और चाइना के बीच गलवान के पास एक और फेसअप हुआ है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके है। रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था जिसको अजय शुक्ला की तरफ से लिखा गया था। इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि फरवरी 2021 में ऑफिशियली भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट को करना शुरू किया गया था और पांगोंग लेक के साउथ बैंक से और नॉर्थ बैंक से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पीछे हट गए थे। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी अननोन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिसर की तरफ से बिजनेस स्टैंडर्ड को ये बताया गया है कि अभी एक बार फिर से पांगोंग लेक के साउथ बैंक में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच एक आमना सामना हुआ था। और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि पीछे जाने के बाद चाइनीज आर्मी फिर से कई जगह में आके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसी साल अप्रैल में कई लोकेशन पर चाइनीज ड्रोन्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश किया गया था और 15 मई के बाद चाइनीज सोल्जर सिविलियन ड्रेस में आके दोबारा खाली किए गए लोकेशन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे थे। इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ने लगा था और इसके साथ ही चाइना की तरफ से अभी S-400 सिस्टम को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लाके डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया, जिस वजह से वो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उड़ने वाले कोई भी एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकते हैं। अब गोगरा और हॉट स्प्रिंग सेक्टर में चाइना पहले से ही पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और इन लोकेशन में चाइना अभी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर चुका है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से इसको लेके भारत के साथ सहयोग नहीं किया जा रहा है। और अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी हेलमेट, ब्लैक टॉप और कैलाश रेंज पर दोबारा कब्जा कर लिया गया, जिसको फरवरी के महीने में खाली किया गया था। अब इस पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि ये जो आर्टिकल अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया था ये फेक है और इसमें काफी सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। और इंडियन आर्मी के मुताबिक फरवरी में जब भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट हुआ था उसके बाद दोनों तरफ से कोई भी एडवांस मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हॉट स्प्रिंग और गोगरा इन दोनों जगहों में अभी डिसएंगेजमेंट करने के लिए भारत और चाइना के बीच कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेकर और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि SCO समिट के अवसर पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग ई के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से चाइना को ये क्लियरली बता दिया गया था कि अगर चाइना भारत के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए फोकस करना चाहिए। और जिस तरीके से चाइना यूनिलैटरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल भी भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और इससे सिर्फ दोनों देशों के रिलेशन खराब होने की उम्मीद किया जा सकता है। अभी फिलहाल भारत की तरफ से चाइना को जल्दी से ही सभी आउटस्टैंडिंग बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सुझाव दिया गया है और अभी जल्दी से ही हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिप्सैंग प्लेन में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने की बात की गई है। और भारत की तरफ से चाइना को यह भी बता दिया गया कि ये जितना डिले होगा इससे भारत और चाइना की बायलैटरल रिलेशन के ऊपर उतना ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। और बताया गया कि अब इस बात पर चाइना की तरफ से भी भारत के साथ सहमति जताई गई है और जल्दी से ही बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने के लिए चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है। अगला अपडेट AIP सिस्टम को लेके 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेवी की तरफ से अभी DRDO की AIP सिस्टम को प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन्स में इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया है। अब DRDO की AIP सिस्टम की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है, जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट वाला सिस्टम नहीं है और ये बहुत ही कम वेस्ट को जनरेट करता है, जिस वजह से इसको इंडियन सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था।
हाल ही में इसको फुल एंड्योरेंस मोड में भी लैंड बेस्ड फैसिलिटी से टेस्ट किया गया था, पर अभी किस वजह से नेवी इसको प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन में इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे 2 से 3 मेजर कारण हो सकते हैं। और आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जब वो रिपोर्ट सामने आया था, उसमें नेवी की तरफ से सबसे पहले DRDO की AIP सिस्टम को प्रूव करने के लिए कहा गया था और उसके बाद जाके नेवी इसको अपने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इंटीग्रेट करने वाली है। अब इसे प्रूव करने में DRDO को थोड़ा वक्त लगने वाला है, जिस वजह से नेवी अपने फ्यूचर सबमरीन प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल करना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन में AIP सिस्टम नहीं है और भारत अकेला ऐसा देश है जो कि पिछले 50 साल से सबमरीन को ऑपरेट कर रहा है और काफ़ी बड़ी फ्लीट को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सबमरीन में AIP सिस्टम नहीं है। और यहाँ तक कि हमारी लेटेस्ट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में भी AIP सिस्टम नहीं है, जिनको हाल ही में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसी वजह से नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के अंदर सभी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपने तरफ से AIP सिस्टम को ऑफर करने का फैसला किया गया है, ताकि पहले से ही हमारे सबमरीन में AIP सिस्टम मौजूद रहे और जितने भी सबमरीन हमको ऑफर किया जाएगा उन सभी के साथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से अपनी अपनी AIP सिस्टम को ऑफर किया जाएगा और कुछ तो अपनी AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी हैं। इनमें से जर्मनी और साउथ कोरिया की AIP सिस्टम को सबसे बेहतर बताया जा रहा है और ये अपने टेक्नोलॉजी को भी हमारे साथ शेयर करने के लिए राजी हैं। तो अगर हम इस टेंडर के अंदर DRDO की AIP सिस्टम को लगाने के बदले फॉरेन AIP सिस्टम के साथ जाना पसंद करते हैं, तो हमें इन सबमरीन के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी भी मिलने वाला है, जो कि आगे चल के हम अपनी फ्यूचर सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ DRDO की AIP सिस्टम मैच्योर होने के बाद इसको हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन एक AIP सिस्टम को प्रूव करने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि इनको किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट करना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए सबमरीन के हल सेक्शन को काट के उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर इसको वेल्ड करना पड़ेगा और फिर टेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए काफी वक्त लगने वाला है। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद इसका परफॉर्मेंस हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिला, तो इससे काफी सारा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होने वाला है। और अभी हमको जल्दी से इस सबमरीन की जरूरत है, जिस वजह से नेवी कोई भी चांस लेना नहीं चाहता है। अगला अपडेट DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। आप सभी को पता होगा कि जम्मू एयरवेस में किए गए हमले के बाद हमारी सभी एयरफोर्स स्टेशन को किसी भी ड्रोन हमले से सुरक्षित रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की बात की गई थी और इमरजेंसी बेसिस पर अभी DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था। हालांकि अभी इसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन DRDO के पास इसकी जो प्रोटोटाइप यूनिट मौजूद थे उन सभी को अभी डिप्लॉय कर दिया गया है। और DRDO की तरफ से अभी ये भी दावे के साथ कहा जा रहा है कि हमें किसी भी इम्पोर्टेड एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिस्टम हमें किसी भी तरीके की ड्रोन स्ट्राइक से या फिर हमारे एयरवेस में किए जाने वाले किसी भी हमले से सुरक्षित रख सकता है। और ये बात अभी धीरे धीरे प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी INS की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया कि आज DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास भटक रही एक रॉक ड्रोन को मार के गिराया गया है। अभी तक इस ड्रोन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन कल भी बॉर्डर के पास पाकिस्तानी साइड से ड्रोन्स बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही आज सुबह भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास और बॉर्डर के करीब भी अनआइडेंटिफाइड ड्रोन को डिटेक्ट किया गया था, जिनको बाद में DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अब इन ड्रोन्स को हार्ड किल कैपेबिलिटी की मदद से डाउन किया गया था या सॉफ्ट किल मेथड के जरिए इसको डाउन किया गया था, ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और उनको मार के गिरा सकता है और इसके पास बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके, और अभी प्रोजेक्ट 75I को लेके एक और अपडेट सामने आया है। ये अपडेट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से पब्लिश किया गया है और इसके मुताबिक मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर इन सबमरीन्स को भारत में बनाने वाले हैं, उनकी तरफ से एक RFI को इशू किया गया है। आप सभी जानते हैं कि अभी इसमें 5 फॉरेन शिपयार्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें जिसको भी सिलेक्ट किया जाएगा वो आगे चल के 2 इंडियन शिपयार्ड के साथ मिलकर इन सबमरीन को भारत में बनाने वाले हैं। अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से जो RFI इशू किया गया था उसके मुताबिक जिस भी सबमरीन को इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उसमें प्रूवन AIP सिस्टम होना जरूरी है। अब हालांकि सभी 5 फॉरेन शिपयार्ड की तरफ से जो सबमरीन हमको ऑफर किया जा रहा है उन सभी में AIP सिस्टम मौजूद है, लेकिन सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरिया के पास जो AIP सिस्टम मौजूद है उनको सबमरीन में इंस्टॉल किया गया है और इन AIP सिस्टम के साथ इक्विप किए गए सबमरीन को भी ऑपरेट किया जा रहा है। तो मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से जो RFI इशू किया गया था उसके मुताबिक वो अब एक ऐसे शिपयार्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं जिसके पास ऑपरेशनल AIP सिस्टम मौजूद होगा।
अब इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरिया ही रहने वाले हैं, जबकि बाकी बचे 3 शिपयार्ड की बात करें यानी कि फ्रेंच नेवल ग्रुप, रूविन डिजाइन ब्यूरो या नवंतिया ग्रुप की बात करें तो ये जो एआईपी सिस्टम हमको ऑफर कर रहे हैं उनको ऑपरेशनल सबमरीन में टेस्ट नहीं किया गया, उनको सिर्फ लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया गया है। और रशिया की तरफ से तो अभी भारत को एक कम्प्लीटली नई सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है, जिसको अभी बनाया जा रहा है, साथ ही एक अलग ही एआईपी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं जिसको वो सबमरीन के साथ हमको ऑफर करने वाले हैं और इसकी टेस्टिंग भी अगले साल से शुरू होने वाला है। और फिलहाल के लिए अभी ये बताया नहीं जा सकता कि इनमें से किस शिपयार्ड को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन आरएफआई के मुताबिक अभी जर्मनी और साउथ कोरिया के बीच ही मेजर कंपटीशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एचएएल की HJT-36 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। HJT-36 की बात करें तो ये एचएएल के द्वारा डेवलप किया गया हमारा एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि आगे चल के हमारे पुराने हो रहे किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाले हैं और इसे बोथ एयरफोर्स और नेवी दोनों में शामिल करने का प्लान किया गया था। बीच में इसकी डिजाइन को लेकर कुछ इश्यू सामने आए थे, जिसको एचएएल की तरफ से दोबारा मॉडिफाई करके ठीक किया गया था, जिसके बाद अभी इसकी ट्रायल किया जा रहा था, जो कि काफी हद तक सफल रहा है और अभी इसको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की बात भी की जा रही है। इसकी प्रोटोटाइप्स में पहले स्नेकमा की S20 सीरीज की नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि लगभग 14 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर रहे थे, लेकिन इसकी सभी प्रोडक्शन मॉडल के अंदर रशियन ओरिजिन सैटर्न AL55I सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 17 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है। अभी रशिया की तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से 2 AL55I सीरीज की इंजन को भारत को डिलीवर किया गया है और मे भी अभी इसे HJT-36 में इंटीग्रेट करके इसकी फाइनल ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जल्दी से इसको सर्टिफिकेशन मिलने वाली है। इस तरीके की पहली इंजन को HJT-36 में इंटीग्रेट करके एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और मे भी अभी इसकी 2 यूनिट को बनाने का प्लान किया गया है, जिनको ट्रायल के लिए इंडियन एयरफोर्स को दिया जाने वाला है और इसी वजह से सिर्फ 2 ही इंजन के लिए अभी ऑर्डर को प्लेस किया गया था। और रशिया का कहना है कि जो इंजन है ये काफी एफिशिएंट होने वाले हैं और साथ ही डिजिटल कंट्रोल इंजन होने वाले हैं, जिस वजह से इनके मेंटेनेंस हमको काफी इजी पड़ने वाले हैं। इंजन काफी मॉड्यूलर इंजन होने वाले हैं, जिस वजह से HJT-36 में इनको इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंडर कैरेज सेक्शन में भी हमको ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।